अभी हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर 1 बैंकिंग का। तो इसके अंदर में बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है कि बैंक्स क्या होते हैं, इंडिया में बैंकिंग का स्ट्रक्चर कैसा है और बैंक्स को कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर खुद से भी बना लेते हैं। पहले इंडिया में अपने पास एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नीचे बहुत सारे बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC। ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारे बैंक्स इंडिया में है। तो ये जो है ना SBI, ICICI, HDFC, ये सारे बैंक्स को बोला जाता है कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, और RBI क्या है? RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक है। नाउ व्हाट इज कमर्शियल एंड व्हाट इज सेंट्रल? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI या फिर HDFC, इनको कमर्शियल बैंक क्यों बोला गया पहले ये समझते हैं, फिर समझेंगे RBI को सेंट्रल बैंक क्यों बोला गया। बैंक क्या होता है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। जैसे स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे बैंक भी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। और ये इंस्टीट्यूशन क्या काम करता है? इसका मेन दो काम है, एक डिपॉजिट और दूसरा लोन। मतलब कि मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स का महीने का इनकम क्या है? 20,000 रुपया है और मिस्टर एक्स के महीने का एक्सपेंसेस कितना है? 15,000। तो एक्स के पास 5,000 रुपये क्या है ना, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो इसको लगता है यार ये पैसा अगर मेरे घर पे रहेगा तो चोरी होने का डर है, प्लस पैसा घर में पड़ा पड़ा क्या हो रहा है? यूजलेस, आइडल पड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है ना, इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देता है। अब बैंक क्या करेगा इस पैसे से? इधर पे एक और इंसान है, मिस्टर वाई। वाई के पास पैसों का कमी हो रहा है, उसको कोई ज़रूरी काम करना है, उसके पास पैसा नहीं है। तो वो कहाँ गया? बैंक के पास गया। तो बैंक ने क्या किया? एक्स ने जो पैसा डिपॉजिट किया था ना, वही पैसा वाई को एज ए लोन दे दिया। ठीक, तो बैंक बेसिकली क्या करता है ना, बैंक एक लिंक की तरह काम करता है। किसके बीच में? एक्स और वाई। ये लोग दोनों आपस में भी पैसा का लेना देना कर सकते थे, बट ऐसा नहीं करके क्या हुआ, एक्स ने बैंक के पास पैसा जमा किया, फिर बैंक ने वो पैसा वाई को लोन में दे दिया। ना बैंक ने ये कोई भी काम फ्री में नहीं किया। जब वाई को लोन दिया ना, तो वाई से बैंक ने क्या लिया? इंटरेस्ट। कितना? चलिए मान लेते हैं 10%। तो बैंक को क्या हुआ? फायदा हुआ ना, 10% का इंटरेस्ट मिला। और बैंक ने एक्स को भी क्या बोला कि बेटा तुम मेरे पास पैसा जमा करोगे ना, चलो मैं तुमको भी क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। तो कितना इंटरेस्ट दिया? मान लेते हैं 4%। तो बैंक को मिला कितना? 10%। बैंक ने दिया कितना? 4%। तो हो गया ना बैंक को 6% का प्रॉफिट। बात समझ में आ रहा है? तो बैंक यहाँ पे क्यों है? लोगों की भलाई करने के लिए ना, अपना पैसा कमाने के लिए। ठीक है, बैंक अपना खुद का पैसा कमाने के लिए। तो ऐसे ऐसे बैंक्स को बोला जाता है कमर्शियल बैंक्स। नाउ ये जितने भी बैंक है, ये क्या है ना, जनरल पब्लिक के साथ डील करते हैं। ये जनरल पब्लिक के साथ डील करता है। तो जनरल पब्लिक के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द सेंट्रल बैंक, जो बाद बाकी सारे बैंक्स को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ये बैंक्स किस तरीके से काम करेंगे, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सर सिर्फ RBI के होने से काम होगा या कोई कानून भी बनाया हुआ है? सर एक कानून भी है, उस कानून का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया अपने को कि एक ऑर्गेनाइजेशन है RBI और एक कानून है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इन दोनों के हिसाब से जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपना काम करना होता है। चलिए अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है डिपॉजिट, ये डिपॉजिट कितने तरीके का हो सकता है, ये लोन कितने तरीके का हो सकता है, ऐसा कुछ छोटा मोटा बात अपने को सीखना है। सबसे पहले तो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग, कि बैंकिंग का मतलब क्या होता है। देखो, एज पर सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है ना, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स किससे? फ्रॉम द पब्लिक। और ये डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट क्यों किया? फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। सर हम अपने घर पे रखने के लिए नहीं ले रहे आपसे पैसा, हम आपसे पैसा क्यों ले रहे? ताकि आपका पैसा हम क्या कर सके? किसी और को लोन में दे सके। और अगर कोई लोन लेने वाला नहीं होगा तो क्या करेंगे सर? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे उस पैसे का, ताकि हम भी पैसे क्या करेंगे? कमाएंगे, उससे हमको इनकम आएगा, हम पैसे कमाएंगे, तब तो आपको इंटरेस्ट दे पाएंगे। तो इसीलिए आपसे जो मैंने पैसा लिया, या तो उस पैसे को हम क्या करेंगे? लोन देंगे, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। चलो
तो बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। सर मैंने जो पैसा बैंक के पास जमा किया ना, किसने, एक्स ने, क्या ये पैसा मुझे वापस मिलेगा? बोला हाँ बेटा मिलेगा ना। कब मिलेगा? रिपेबल ऑन डिमांड, तुम जब मांगोगे तब मिलेगा। ठीक है, तुम बस मुझे बता दो कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, मैं तुम्हारा पैसा रिटर्न कर दूंगा। और अदरवाइज, अदरवाइज मतलब कभी कभी बैंक आपको बोलता है कि बेटा आप मेरे पास ना अपना पैसा 2 साल तक जमा रखो, 2 साल तक अपना पैसा निकालना मत, इंटरेस्ट 4% की जगह 6% देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर बैंक के बीच में और कस्टमर के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि पैसा जो है वो लंबे समय तक रहेगा, आप तुरंत पैसा निकाल नहीं सकते, तो फिर उस समय के खत्म होने के बाद ही आप पैसा निकाल पाओगे। चलो, तो बैंकिंग का मतलब क्या हुआ? बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट। ये पैसा आपको वापस कब मिलेगा? इट इज रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विथड्रॉवेबल बाय द वे ऑफ चेक, ड्राफ्ट एटसेट्रा। मतलब कि आप चाहे तो बैंक के पास बिना आए एक चेक बुक मैं आपको दूंगा, उस चेक के ऊपर साइन भी कर दोगे तो मैं पैसा आपको लौटा दूंगा। चलो भाई, अब यहाँ पे लिखा बैंकिंग कंपनी क्या होता है? बहुत सिंपल सा है सर, ऐसा कोई भी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस करता है उसको बैंकिंग कंपनी बोल देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फंक्शंस ऑफ अ बैंक, कि एक बैंक का फंक्शंस क्या क्या होता है। तो कुछ लिखा है प्राइमरी फंक्शंस और कुछ लिखा है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन क्या है? बैंक बेसिकली 2 चीजों के लिए बनाया गया सर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग एडवांसेस। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? लोन, कि हम लोगों को लोन देते हैं। तो मेरा मेन काम क्या है ना सर? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना लोगों से और लोगों को लोन प्रोवाइड करना। अब नीचे लिखा कितने तरीके का डिपॉजिट हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, और कितने तरीके का लोन हो सकता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या करता है बैंक? सर एक एजेंसी फंक्शन होता है और एक यूटिलिटी फंक्शन होता है। एजेंसी क्या होता है ना, जब कोई इंसान किसी और के बिहाफ पे काम करता है वो होता है एजेंसी। मान लो कि मिस्टर एक्स को अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करवाना था, तो एक्स ने वाई को बोला कि भाई तुम तो मार्केट की तरफ जा रहे हो, क्या तुम मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर दोगे? वाई ने बोला सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई क्या हो गया? ही इज द एजेंट, बिकॉज वो अपना बिल जमा नहीं करवाने के लिए जा रहा है, किसका करवा रहा है? एक्स का। सिमिलरली एक्स को अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना था, उसने बैंक को बोला कि डियर बैंक क्या आप मेरा बिल पेमेंट कर दोगे? बैंक ने बोला कर दूंगा। ठीक है, इसको अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना था, बैंक ने बोला मैं भर दूंगा। इसको कहीं से कुछ रुपया लेना था, मिलना था, बैंक ने बोला मैं ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बैंक तुम्हारे बिहार पे बहुत सारा काम करता है, तो इसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अदर फंक्शन भी बैंक करता है, जैसे यहां लिखा हुआ है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या हुआ ना, समझना थोड़ा सा, कि एक इंसान अभी कोलकाता में और वो कहाँ जाना चाहता है? मान लो दिल्ली जाना चाहता है। अब कोलकाता से अगर वो 10 लाख रुपए कैश अपने साथ कैरी करके लेके जाएगा ट्रेन में, तो बहुत रिस्क है। तो क्या हुआ ना, एक बैंक के पास गया, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ? कोलकाता में। और कोलकाता में उसने एसबीआई के पास 10 लाख रुपए जमा करवा दिए। एसबीआई ने इस इंसान को एक कागज़ का टुकड़ा दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट। बोला कि आप ये कागज़ का टुकड़ा लेकर के जाइए, कहाँ? दिल्ली। दिल्ली के किसी एसबीआई में चले जाइएगा, उसको एक कागज़ का टुकड़ा दिखाइएगा, वहाँ से आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा। समझे कि आपने मेरे पास पैसा जमा कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, इस कागज के टुकड़े पे लिख देता हूँ कि मुझे इस इंसान से पैसा मिला है, डियर दिल्ली वाली ब्रांच, जब ये आपके पास आएगा तो आप इसको इतना पैसा दे देना। ठीक, तो इस इंसान का पैसा क्या है? सेफ है, इसको वो पैसा कैरी नहीं करना पड़ता है वहां तक। दिस इज द ड्राफ्ट। तो ये मेरे को एक अच्छा फैसिलिटी मिला। फिर क्या है? लॉकर। आप अगर घर में अपने गहने रखोगे, ज्वेलरी रखोगे, तो उसका चोरी होने का डर है, तो बैंक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वहां पे छोटा छोटा आपको लॉकर दिया जाता है, जहां पे कि आप अपना कीमती सामान रख सकते हो। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर क्या लिखा हुआ? देयर आर 2 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। पहला क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा एडवांसिंग लोन। अब यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर ओवरड्राफ्ट, सीसी, टर्म लोन, डिस्काउंटिंग, क्रेडिट कार्ड, इसको डिटेल में समझाया हुआ नहीं है, बिकॉज ये दूसरे चैप्टर के अंदर में डिटेल में अपने को समझना है। तो सिर्फ हम लोग समझ लेते हैं कि डिपॉजिट कैसा होता है। सर डिपॉजिट 2 तरीके का होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब पैसा मांगोगे तब मिल जाएगा, टाइम डिपॉजिट मतलब एक टाइम के
बाद मिलेगा। डिमांड डिपॉजिट के अंदर दो चीज आया, इसको हम बोलते हैं कासा, ठीक है ना। कासा क्या हुआ? करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। टाइम डिपॉजिट क्या हुआ सर? टाइम डिपॉजिट ना हुआ एक एफडी और एक आरडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। चलो अब अगर बात करेंगे लोन्स का, तो लोन्स कितने तरीके का होता है सर? देखो, एक लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट, एक लिखा हुआ है सीसी, एक लिखा हुआ है टर्म लोन, एक लिखा हुआ है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और एक लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड लोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिटेल में समझना नहीं है कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, बिकॉज एक सेपरेट चैप्टर है इस चीज के ऊपर में, वहां पे हम लोग इसको अच्छे से डील करेंगे। यहाँ पे सिर्फ नाम समझना अपने को। तो क्या है? ओडी, सीसी, टीएल, डीबीएन, सीसीएल। ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और क्रेडिट कार्ड का लोन्स। तो क्रेडिट कार्ड वर्ड हमने कभी ना कभी सुना है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल अकाउंट्स में जब हमने चैप्टर बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज का, वहां पे सुना है। टर्म लोन, सीसी और ओडी, तो ये तीन वर्ड हमारे लिए नया है, ओडी, सीसी और टीएल। अब है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक। ये तो प्राइमरी फंक्शंस था, अब सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या है? एक लिखा है ट्रांसफर ऑफ फंड्स। हाँ, आप मेरे को इन्फॉर्म करो, मेरे को इंस्ट्रक्शन दो, मैं घर बैठे बैठे क्या करूंगा, आपका पैसा यहां से वहां ट्रांसफर करवा दूंगा। आपके अकाउंट में कुछ पैसा है, आप किसी को कुछ पैसा देना चाहते हो, तो आपको पैसा विड्रॉ करके उसके घर जाने का जरूरत नहीं है, आप मुझे इन्फॉर्म करो, मैं यहीं से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। इट हेल्प्स द कस्टमर्स टू ट्रांसफर मनी टू अनदर कस्टमर। ठीक है, अनदर कस्टमर ऑफ द सेम बैंक और ऑफ एनी अदर बैंक, चाहे वो सेम कंट्री में हो या किसी दूसरे कंट्री में हो, कहीं भी हो। इसके अलावा एजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एजेंसी सर्विसेज मतलब सिंपल सा बात कि बैंक हमारे बिहाफ पे या तो कोई पेमेंट करेगा या तो कुछ पैसा रिसीव करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, वो कस्टमर्स के बिहाफ पे शेयर्स खरीदता बेचता है। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस बिल्स एटसेट्रा, कस्टमर्स के बिल्स का पेमेंट भी करता है और बहुत सारा पैसा वगैरह जो कस्टमर को मिलना होता है वो उसके बिहाफ पे कलेक्ट भी करता है। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा। फिर लिखा हुआ है एक्टिंग एज ट्रस्टी, रिप्रेजेंटेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ देयर क्लाइंट, मतलब कि जहां जहां क्लाइंट को कोई भी काम होता है तो उनके बिहाफ पे ये लोग क्या करते हैं, एज ए रिप्रेजेंटेटिव पहुंच जाता है कि भाई ये हमारे क्लाइंट का प्रॉपर्टी है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि बैंक आपको हेल्प करते हैं आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने में भी। ठीक है, दे ऑल्सो एक्ट एज इनकम टैक्स कंसल्टेंट। फिर लिखा हुआ है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज यहां पे क्या देखो, दे प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी, ताकि आप अपना कीमती सामान जैसे ऑर्नामेंट्स, डॉक्यूमेंट्स वहां पे रख सकते हो। दे इश्यू ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक मतलब कि जो आप ट्रैवल करते हो तो आपको एक ड्राफ्ट की तरह बना करके दे देंगे कि आप पैसा लेकर के मत ट्रैवल करो, पैसा हमारे पास जमा कर दो, फिर आप वहां पे एक कागज दिखाना, अपना आइडेंटिटी प्रूफ करना, आपको वहां से पैसा मिल जाएगा। एक लिखा हुआ इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट टू बिजनेसमैन। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब बहुत बार क्या होता है ना, मान लो कि मिस्टर एक्स यूएसए से कुछ सामान खरीदना चाहता है, तो यूएसए वाला बोलता है भैया आपको मैं सामान तभी बेचूंगा जब मुझे ये यकीन हो जाए कि आप कैसे इंसान हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आपके बैंक में हमेशा पैसा पड़ा हुआ रहता है। तो एक्स किसके पास जाएगा बोलो, बैंक के पास। बोला देखो ना यार यूएसए वाला ऐसा बात बोल रहा है। बोला कोई बात नहीं यार, तुम्हारे बैंक में तो हमेशा इतना पैसा पड़ा रहता है, मैं तुमको क्या कर देता हूँ, एक लेटर लिख के दे देता हूँ, दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर क्या करता है बैंक, अपने कस्टमर्स को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सारा भी देता है। फिर बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप कैश कभी विड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ से, एटीएम से। बहुत सारा चीज़ है। इसके अलावा कुछ अदर फंक्शंस और भी लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है कीप रिकॉर्ड्स। बैंक क्या करता है ना, वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि कितने लोगों ने हमारे पास पैसा जमा करवाया, कितने लोगों ने पैसा विड्रॉ किया। बैंकर्स रिकॉर्ड ऑल द डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दे कंडक्ट। ठीक है, हर रोज का ट्रांजैक्शन वो लोग मेंटेन करते हैं। फिर लिखा एडवाइज देयर क्लाइंट्स
कोई इंसान जब बैंक के पास आता है तो बैंक उनको एडवाइस भी देता है, ठीक है ना। किसी ने बोला यार मुझे घर खरीदना है, तो बैंक ने ऐसा भी बोला कि ठीक है आप होम लोन ले सकते हो, तो बैंक ने उनको एडवाइस भी दिया। गुड एडवाइस हेल्प्स इन बिल्डिंग अ लार्ज क्लाइंट बेस विच हेल्प्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक्स। फिर लिखा गैदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये क्या लिखा हुआ है कि बैंक का और एक ड्यूटी होता है, another integral duty performed by a banker is gathering important financial information from both new and existing clients। जैसे वो लोग रेगुलर बेसिस पे अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप अपना एड्रेस अपडेट करवाइए, ठीक है, आप अपना आईडी प्रूफ वापस से जमा करवाइए, ताकि क्या है कि कभी भी अगर बैंक को कोई ज़रूरत पड़ा, बैंक आपको नोटिस भेजेगा, लेटर भेजेगा, तो प्रॉपर्ली आपके एड्रेस पे पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए बैंक रेगुलर बेसिस पे अपने कस्टमर्स का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं। प्लस उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे फिर बैंक्स आपको अपना प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। आपके पास फ़ोन कॉल्स जाएगा कि सर आप हमारा इंश्योरेंस खरीद लीजिए, आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अब एक यहाँ पे लिखा हुआ है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, लिखा हुआ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम किस हिसाब से काम करता है। तो देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि सबसे टॉप पे कौन है, सेंट्रल बैंक, और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके अंदर में कैसे कैसे बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इसको ना प्यार से हम लोग आरआरबी बोलते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के अंदर में क्या आया, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जहां पे कि सरकार का होल्डिंग है, सरकारी बैंक्स, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मतलब जो कि प्राइवेट ओनरशिप में है, प्राइवेट लोगों के ओनरशिप में बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो ये दोनों ही कैसे हो सकते हैं, कमर्शियल, ठीक है ना, सरकारी बैंक भी कमर्शियल हो सकते हैं। अब पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एक आपको नजर आ रहा है नेशनलाइज्ड बैंक और एक स्टेट बैंक का ग्रुप, एसबीआई का ग्रुप। स्टेट बैंक और बहुत सारी स्टेट बैंक की क्या है, सब्सिडरी, मतलब जूनियर ब्रांचेस है एसबीआई के अंदर जो लोग काम करते हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक का स्ट्रक्चर हुआ, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर में या तो इंडियन है या तो फॉरेन है। चलो कोऑपरेटिव का अगर बात करेंगे तो कोऑपरेटिव कैसा हो सकता है, एक तो स्टेट कोऑपरेटिव जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, एक सेंट्रल कोऑपरेटिव और एक पब्लिक क्रेडिट सोसाइटीज। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखने का ज़रूरत नहीं है अपने को, बस ये स्ट्रक्चर अपने को देखना था। क्या लिखा हुआ है, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई डज नॉट अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस, ठीक है ना, आरबीआई बैंकिंग का काम खुद से नहीं करता। आरबीआई के पास आप पैसा जमा नहीं करोगे, आरबीआई से आप लोन नहीं ले सकते हो। आरबीआई सिर्फ बाद बाकी बैंक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। अब लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है, हमने पहले पढ़ लिया। कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है और भी बहुत सारी अदर सर्विसेज देते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस आर रन टू मेक अ प्रॉफिट। चलो कमर्शियल बैंक्स के अंदर क्या क्या आ गया सर, पब्लिक सेक्टर भी आ गया, प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, फॉरेन बैंक्स भी आ गए, और रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में भी लिखा हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या हुआ, बहुत सिंपल सा है। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब ऐसा बैंक जहां पे कि आधे से ज्यादा हिस्सा किसका है, सरकार का है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसा बैंक जहां पे कि आधे से ज्यादा हिस्सा किसका है, सरकार का है, ठीक है। मतलब कि अगर एक बैंक है और उस बैंक का खुद का कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपया, ठीक है, बैंक का कैपिटल कितना है, 10 लाख। इस 10 लाख में से 6 लाख रुपया किसने लगा के रखा है, सरकार ने, गवर्नमेंट ने लगा के रखा है आधे से ज़्यादा पैसा। तो फिर वो कैसा बैंक हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। द शेयर्स ऑफ दीज बैंक्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, मतलब कि ये जो बैंक है इनका शेयर्स शेयर मार्केट में बिकता है। आप चाहो तो शेयर मार्केट से इनका शेयर्स खरीद सकते हो। देयर आर अ टोटल ऑफ 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। तो याद रखना है अपने को ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि इंडिया में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, 27, जिसके अंदर में 21 आर नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड 6 बैंक्स कैसे है, एसबीआई के है, खुद एसबीआई और उसके 5 एसोसिएट्स। तो इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हो गए, 27, जिसके अंदर में 21 क्या है, नेशनलाइज्ड, और 6 किसके हैं, एसबीआई ग्रुप के। एसबीआई ग्रुप में भी 1+5, एक तो एसबीआई खुद और 5 उसकी सब्सिडरीज।
अब क्या लिखा देखो यहाँ पे कि 1921 में क्या हुआ था, ठीक है, आज से 100 साल पहले का बात है। देखो 1921 में क्या हुआ था, प्रेसिडेंसी बैंक्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। तो हम लोग याद रख सकते हैं BBM, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इन तीनों का प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करता था, ठीक है। उनको एक साथ मिला दिया गया था, एक साथ जोड़ दिया गया था और जोड़ के बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ, आज़ादी के बाद 1955 में यही इंपीरियल बैंक जो था इसी का नाम चेंज करके कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिलाया गया, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, उसका नाम हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1955 में 1 जुलाई को इसका नाम चेंज करके कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पे लिखा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर में एक लिखा हुआ है न्यू प्राइवेट सेक्टर और लिखा हुआ है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर। नए नए बैंक्स कैसे है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एटसेट्रा, दे ओपनड आफ्टर 1991, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक होते क्या है सर, जिनका इक्विटी शेयर्स या फिर कैपिटल इज हेल्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स, ठीक है। इनका मैक्सिमम कैपिटल प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने दिया होता है, सरकार का यहाँ पे पैसा लगा हुआ नहीं रहता। बहुत सारे पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी है जो 91 के पहले थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, DCB बोलते हैं इसको हम लोग। फिर लिखा है कर्नाटका बैंक, साउथ इंडिया बैंक, बहुत सारे बैंक्स का नाम लिखा हुआ है। ये सब क्या है 91 के पहले से इंडिया में है। फिर है फॉरेन बैंक्स, तो फॉरेन बैंक्स क्या है, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका एटसेट्रा, ठीक, जो बने कहाँ पे, इंडिया के बाहर, विच आर इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड बट दे आर हैविंग ब्रांचेस इन इंडिया। फिर लिखा हुआ है रीजनल रूरल बैंक्स। रूरल बैंक्स बोलने का मतलब क्या है कि ये लोग बेसिकली किसके लिए बनाए गए थे, गांव का ख्याल रखने के लिए बनाए गए थे, किसानों का ख्याल रखने के लिए बनाए गए थे, गरीब लोगों का ख्याल रखने के लिए बैंक्स बनाए गए थे। दीज आर स्टेट स्पॉन्सर्ड रीजनल रूरल ओरिएंटेड बैंक्स। स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब कि इनको बढ़ावा किसने दिया, सरकार ने दिया। रीजनल रूरल ओरिएंटेड मतलब गांव के लिए, और रीजनल मतलब मान लो वेस्ट बंगाल की सरकार ने बहुत सारे बैंक्स बना दिए ताकि वेस्ट बंगाल के गांव को सुधार सके, बिहार की सरकार ने बहुत सारे बैंक्स बना दिए ताकि बिहार की जनता को ठीक कर सके। तो अलग अलग स्टेट ने अपने स्टेट को सुधारने के लिए छोटे छोटे बैंक्स बना दिए गांव एरियाज में, ठीक है ना, गांव के इलाके में। बैंक्स क्या है ना, पहले जनरली बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे, गांव में नहीं होते थे, तो गांव गांव में बैंक की ब्रांचेस खोल दी गई, 2000 रीजनल रूरल बैंक्स। दे प्रोवाइड लोन फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने किस चीज के लिए लोन दिया, खेती बाड़ी के लिए लोन दिया, या फिर गांव में किसी इंसान को अपना झोपड़ा ठीक करना है या फिर कुछ छोटा मोटा काम करना है उसके लिए लोन दिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज टू डेवलप रूरल इकोनॉमी, ठीक। अब यहां पे क्या होता है, देयर बोरोवर्स इंक्लूड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, आर्टिसंस एटसेट्रा। जो किसान लोग होते हैं या फिर जो कारीगर लोग होते हैं, जो मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, छोटे मोटे लोग, वही लोग यहाँ से लोन लेकर के जाते हैं। एक यहाँ पे नाम लिखा हो नबार्ड। नबार्ड इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मतलब टॉप। इंडिया का सबसे बड़ा रीजनल रूरल बैंक का नाम क्या हुआ, नाबार्ड। और इस नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नाबार्ड का नाम क्या हुआ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यहां पे लिखा हुआ है आरआरबी के अंदर किसका पैसा लगा होता है। आरआरबी आर जॉइंटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच आरआरबी इज सिचुएटेड। कि अगर आरआरबी का कैपिटल 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख में से किसने कितना पैसा दिया, सर 50,000 दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 35,000 दिया किसी एक पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक ने, और 15,000 रुपये किसने लगाया, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, 35% पैसा किसने लगाया, किसी एक सरकारी बैंक ने,
और 15% पैसा किसने लगाया? स्टेट गवर्नमेंट ने। अब यहां लिखा हुआ है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक क्या हुआ सर? कोऑपरेटिव बैंक भी देखो बैंक ही होता है, वो भी बैंक के जैसा काम करता है, बस एक डिफरेंस है कि इनको कंपनी के फॉर्म में नहीं बनाया जाता। बाद बाकी बैंक्स जो है वो एक कंपनी होती है, बट कोऑपरेटिव बैंक्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट। इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर बनाया जाता है, इसीलिए इनको कोऑपरेटिव बैंक्स बोला जाता है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दीज बैंक्स आर अगेन एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड रूरल सेक्टर। तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी किसके लिए बनाए गए? किसानों के लिए और गांव के रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए। कोऑपरेटिव बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रूरल फाइनेंसिंग। गांव के लोगों को पैसा देने के लिए इनका बहुत योगदान होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इज टू प्रोवाइड रूरल क्रेडिट। इनका मेन मकसद क्या है कि हम गांव के लोगों को लोन प्रोवाइड करें। अब लिखा है 3 टियर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन द कोऑपरेटिव बैंकिंग। 3 तरीके का स्ट्रक्चर है। पहला क्या है? स्टेट कोऑपरेटिव, दूसरा क्या है? सेंट्रल कोऑपरेटिव, और एक लिखा हुआ है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। तो स्टेट कोऑपरेटिव कहां पे होता है? इट इज द एपेक्स लेवल, मतलब कि किसी भी स्टेट में सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन हुआ? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स कहां पे होता है? डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होता है, और डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी लोकल लेवल पे शहरों में कौन होता है? प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। फिर लिखा हुआ है कि न्यू इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय आरबीआई। आरबीआई हैज गिवन परमिशन टू 2 ऑर्गेनाइजेशंस टू बिकम अ बैंक। 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको बैंक बनने का मौका आरबीआई ने दिया। उनका नाम क्या है? आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, 2 ऑर्गेनाइजेशन से देखो, 2 कंपनी है, एक क्या है? आईडीएफसी और एक है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आईडीएफसी ने अपना खुद का आईडीएफसी बैंक खोल लिया और बंधन ने भी अपना बंधन बैंक खोल लिया। ठीक है, पहले ये दोनों कंपनी हुआ करती थी, आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन दोनों को सरकार ने लाइसेंस दिया कि आप क्या कर सकते हो? अपना बैंक खोल सकते हो। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उन्होंने एक जनधन योजना भी खोला। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने एक जनधन योजना भी खोला, ठीक, जिसके अंदर बहुत सारे बैंक अकाउंट्स इंडिया में ओपन करवाए गए। फिर यहां पे है पेमेंट बैंक्स। अब पेमेंट बैंक्स क्या है? देखो, 19 अगस्त 2015 को आरबीआई ने बहुत सारी कंपनीज को ऐसा लाइसेंस दिया कि आप लोग ऑनलाइन मोड में क्या कर सकते हो? बैंकिंग चला सकते हो, क्योंकि अब इंडिया ऑलरेडी क्या हो चुका है? डिजिटल हो चुका है। बहुत सारे लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगे, तो ऑनलाइन तरीके से आप क्या कर सकते हो? बैंकिंग शुरू कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा पैसा ऐसा एंटिटीज़ का नाम लिखा हुआ है। टोटल कितने का है? देखो यहाँ पे 11 एंटिटीज़ का नाम है, जैसे आदित्य बिरला नोवो, इसको हम लोग याद रखेंगे, एबीएन, एयरटेल एम कॉमर्स, तो एयरटेल का भी पेमेंट्स बैंक होता है। फिर क्या लिखा हुआ है? सीडीएस, इसको हम लोग पढ़ेंगे सीडीएस, चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब कि जिससे पहले पोस्ट ऑफिस होता था, पोस्ट ऑफिस होता था पहले, तो पोस्ट ऑफिस का भी अब बैंक होने लगा है, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक। फिर है फिनोपेटेक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिलीप सांघवी ऑफ सन फार्मास्यूटिकल्स। पेटीएम का भी बैंक लॉन्च हो गया है, पेटीएम पेमेंट बैंक, टेक महिंद्रा, वोडाफोन, एम पैसा। ऐसे बहुत सारे क्या देखो 11 नाम लिखे हुए जिनको कि सरकार ने लाइसेंस दिया। ये जो भी लाइसेंस है दिस इज वैलिड फॉर 18 मंथ्स। ठीक है, दे आर वैलिड फॉर 18 मंथ्स। दे आर नॉट अलाउड टू एंगेज इन बैंकिंग एक्टिविटीज विद इन द पीरियड। लेकिन उस 18 महीने के अंदर उनको बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना है। अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट फुलफिल किया तो फिर वो लोग बैंकिंग का काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, छोटे छोटे बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर अ टाइप ऑफ नीश बैंक्स इन इंडिया। नीश बैंक्स मतलब इनका एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत तगड़ा होल्ड होता है, बहुत अच्छा पकड़ होता है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वो लोग गाँव में क्या करते हैं ना, लोगों के साथ डील करते हैं, तो गांव में उनका बहुत अच्छा रेपुटेशन ऑलरेडी हो चुका है। देखो, बैंक्स विद अ स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस कैन प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट एंड लेंडिंग।
स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या कर सकते हैं, वो लोग भी डिपॉजिट और लेंडिंग का काम कर सकते हैं, बट इनके पीछे का मकसद कुछ और है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। द मेन एम बिहाइंड दीज इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग दो सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी विच आर नॉट बीइंग सर्व बाय अदर बैंक्स। मतलब कि ये ऐसे लोगों को डील करना चाहता है, ऐसे लोगों को बैंकिंग का सर्विसेज देना चाहता है जिनको कि अदर बैंक्स ने अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया है। मतलब ये भी क्या करता है ना, गांव के लोगों के बारे में बेसिकली बात करता है। ये कहाँ पे आएगा, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जो छोटे मोटे लोग हैं जिनको आज तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उनके लिए बनाया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब देखो क्या बोला, 2015 में फिर आरबीआई ने 10 एप्लीकेंट्स को अप्रूवल दिया था। ठीक है, 10 एप्लीकेंट्स को अप्रूवल दिया था कि हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा नाम लिखा हुआ है, जैसे एयू फाइनेंसियर्स, तो इसका एक ऑलरेडी बैंक है इंडिया में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नाम लिखा हुआ वो इक्विटास होल्डिंग है। ठीक है, उसके बाद जो एक नाम लिखा हुआ है जनलक्ष्मी, ठीक है, तो इसका एक जना बैंक है। इसके अलावा एक अपने पास क्या है, सूर्योदय, और क्या है, उज्जीवन फाइनेंशियल। फिर 4-5 नाम अपने को देख के रखना है। फिर बोला कि ये जो अप्रूवल है ये भी 18 महीने तक वैलिड रहेगा, उसके अंदर आपको बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना है। अब बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई क्या होता है, वो इंडिया का सेंट्रल बैंक होता है। वो कब बनाया गया था, ये डेट याद रखना अपने को, 1 अप्रैल 1935 को बनाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो आरबीआई के अंदर भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। आरबीआई के अंदर भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। वहाँ पे कितने लोग होते हैं, वहाँ पे एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं एंड 15 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1 + 4 + 15, एक कौन हुआ, गवर्नर, 4 कौन हुए, डेप्यूटी गवर्नर, और 15 कौन हुए, 15 हुए डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई का मेन ऑफिस कहाँ पे सर, मुंबई में है। इसके अलावा आरबीआई का 27 रीजनल ऑफिसेज भी है, तो 1 + 27, एक उसका मेन ऑफिस और 27 रीजनल ऑफिसेज। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, आरबीआई का बहुत सारा सब्सिडरीज भी है, जैसे एक लिखा है डीआईसीजीसी और एक लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, एक क्या लिखा हुआ है, डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और एक लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फंक्शंस क्या है, देखो आरबीआई का फंक्शंस क्या क्या है। एक लिखा मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब कि आरबीआई ही ये डिसाइड करता है कि देश में कितने रुपए छापे जाएंगे, लोगों के पास कितना पैसा रहेगा, बैंक कितना लोन देगा, कितना एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट, ये सारा कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। तो आरबीआई फॉर्मुलेट्स, इंप्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई क्या बनाता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता भी है, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाता है और मॉनिटर भी करता है, देखता भी है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही। ऐसा क्यों करता है, ताकि देश में महंगाई ना बढ़े, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉनेटरी कंट्रोल के लिए आरबीआई क्या क्या काम करता है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मॉनेटरी कंट्रोल के लिए आरबीआई क्या क्या काम करता है। एक लिखा हुआ है सीआरआर, एक लिखा हुआ है एसएलआर, एक लिखा हुआ है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, सीआरआर क्या हुआ, कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पे क्या बोला कि जितने भी बैंक्स हैं, बैंक को जो भी पैसा डिपॉजिट के रूप में मिला, तो बैंक उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा किसके पास जमा करवाएंगे, आरबीआई के पास जमा करवाएंगे। सीआरआर इज द क्वांटिटी ऑफ कैश दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि एक बैंक आरबीआई के पास कितना पैसा जमा रखेगा, दैट इज सीआरआर। एसएलआर क्या होता है, अगेन बैंक ने बोला कि बेटा तुमको जितना पैसा डिपॉजिट मिला है ना, ठीक, उसका कुछ पैसा तुमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक बताई हुई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। SLR prescribes the amount of money that banks must invest in securities issued by गवर्नमेंट। बोलने का मतलब क्या हुआ, देखो
कि मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,000 रुपये का क्या मिलता है इसको डिपॉजिट, तो क्या एसबीआई पूरा 1,000 रुपये लोन के रूप में दे सकता है? आंसर इज नो। इस 1,000 में से कुछ पैसा उसको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, कुछ पैसा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो आरबीआई के पास पैसा जमा रखेगा दैट इज सीआरआर, जो इन्वेस्ट करेगा दैट इज एसएलआर। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के पास पैसे का कमी हो जाए, तो वहां पे आरबीआई क्या अनाउंस करता है? आरबीआई अनाउंसेस रेपो रेट या फिर रीपर्चेज रेट। ठीक, मतलब कि आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि अगर आपके पास पैसे का कमी हो जाए तो आप मेरे पास आना, मैं आपको लोन दे दूंगा। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लो, ऐसा मान लो कि किसी इंसान ने एसबीआई को 1,000 रुपये डिपॉजिट दिया, फिर एसबीआई ने 1,000 रुपये में से 100 रुपया इन दो जगह पे इन्वेस्ट कर दिया और 900 रुपया किसी दूसरे इंसान को एज अ लोन दे दिया। लोन तो दिया 3 साल के लिए कि भाई आप 3 साल के बाद मेरा पैसा रिटर्न करना। अब जिस इंसान ने पैसा जमा किया था वो 1 हफ्ते में आपसे मांगने के लिए आ गया कि मेरा पैसा लौटाइए, तो बैंक कहाँ से लौटाएगा? तो ऐसे सिचुएशन में एसबीआई जा सकता है किसके पास? आरबीआई के पास, और आरबीआई से लोन लेके आ सकता है। तो बैंक आरबीआई से लोन लेके आ सकता है। तो जिस रेट पे बैंक को लोन दिया जाएगा, आरबीआई भी फ्री में लोन नहीं देगा, इंटरेस्ट लेगा। तो जिस रेट पे बैंक्स को लोन दिया जाएगा दैट इज द रीपर्चेज रेट। तो रेपो रेट या फिर रीपर्चेज रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स शॉर्ट टर्म मनी टू बैंक। उसी तरीके से लिखा हुआ है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हुआ और एक रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा, कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि एसबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो पैसा एसबीआई आरबीआई के पास जमा कर सकती है, तो जितना इंटरेस्ट आरबीआई आपको देगी दैट इज रिवर्स रेपो। इट इज द रेट एट विच बैंक्स डिपॉजिट देयर एक्सेस मनी विद द आरबीआई। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, कि पूरे देश का फाइनेंशियल सिस्टम, पूरे देश का बैंकिंग को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई कंट्रोल्स द बैंकिंग ऑपरेशन विद इन द कंट्री विच मेंटेन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि देश में जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो या इंपोर्ट का हो, वहां पे अपने को क्या चाहिए होता है? फॉरेन करेंसी चाहिए होता है। ठीक है, फॉरेन करेंसी चाहिए होता है, जैसे डॉलर, पाउंड, ये सारा चीज़ चाहिए होता है। तो अब इंडिया में एक इंसान है, उसको यूएसए से कुछ सामान खरीदना है, तो उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। भाई डॉलर कहाँ से आएगा? आरबीआई प्रोवाइड करेगा। क्या लिख रहे देखो, आरबीआई मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक कानून का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करने के लिए एक्ट बनाया गया। इसको भी कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। क्यों? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, ताकि एक्सटर्नल ट्रेड हो सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। फिर लिखा हुआ है इशूअर ऑफ करेंसी। इशूअर ऑफ करेंसी मतलब कि आरबीआई क्या करता है? इंडिया में नोट छापने का भी काम करता है। इंडिया में कोई भी कंपनी नोट नहीं छापती है, आरबीआई ही ये काम करती है। आरबीआई इश्यूज करेंसी एंड कॉइन्स। ठीक, इसके अलावा अगर कोई करेंसी या कॉइन खराब हो चुका है, फट चुका है, तो आरबीआई उसको डिस्ट्रॉय भी करवाता है, विच आर नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। फिर एक लिखा है डेवलपमेंटल रोल, मतलब कि आरबीआई बहुत सारे डेवलपमेंटल रोल भी प्ले करता है ताकि देश का ग्रोथ हो सके। फिर लिखा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस तरीके से एक इंसान को पैसा जमा करना होता है तो एसबीआई के पास जाता है, ठीक उसी तरीके से जब सरकार को पैसा जमा करना होगा तो किसके पास जाएगा? वो आरबीआई के पास। सरकार का बैंक कौन? आरबीआई। फिर बैंकर्स टू बैंक, एक इंसान पैसा जमा करने के लिए बैंक के पास जाएगा, एसबीआई अपना पैसा किसके पास जमा करेगा? आरबीआई के पास। तो आरबीआई इज द बैंक फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज अदर बैंक्स। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है कि बैंकिंग कहाँ पे डिफाइंड है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है, सर किसके किसके बीच में? डिपॉजिटर और बोरोवर। इट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। इट इज द फाइनेंस इंडस्ट्री या फिर इट इज द इंटरमीडियरी इंडस्ट्री। किसके किसके बीच में? सेवर्स और बोरोवर्स, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप कब शुरू होता है? मैंने कस्टमर ओपन्स एन अकाउंट,
आरबीआई का फंक्शन क्या है? लाइसेंस देना। बैंकर का बैंक होता है या गवर्नमेंट का बैंक होता है? ऑल ऑफ द अबव। बैंक का सर्विसेज क्या क्या होता है? नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फोन बैंकिंग? ऑल ऑफ द अबव। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है? इट्स एन इंटरमीडियरी विच परफॉर्म्स अ वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू कॉर्पोरेट। डैश आर नॉट अ पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंकिंग स्ट्रक्चर। इनमें से कौन से शेड्यूल्ड बैंकिंग में नहीं है? सब पब्लिक तो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, आरआर भी होते हैं, मनी लेंडर्स नहीं होते। आरबीआई इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द रोल ऑफ क्लियरिंग हाउस, वर्किंग एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, मैनेजिंग फॉरेक्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक। वो जनरल पब्लिक से पैसा नहीं लेता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल टिपिकली नॉट परफॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक? इनमें से सेंट्रल बैंक क्या नहीं करता? देखो, एस्टैब्लिशिंग द टैक्स पॉलिसीज। टैक्स का पॉलिसी आरबीआई नहीं बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक क्या नहीं करता? लिखा डिसाइडिंग द पॉलिसी रेट्स लाइक सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट। ये तो कौन करता है? ये तो सेंट्रल बैंक करता है। इन कमर्शियल बैंकिंग हु टेक्स द रिस्क वाइल गिविंग द लोन? जब लोन देते हैं तो रिस्क कौन उठाता है? डिपॉजिटर, बोरोवर, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक? कमर्शियल बैंक। ठीक है, बैंक ने आपका पैसा किसी को लोन में दे दिया, अगर नहीं चुकाया तो पैसा किसका डूबेगा? बैंक का। अब लिखा फिल इन द ब्लैंक्स। आरबीआई इज द डैश ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ कॉमन मैन इज नोन एज रिटेल बैंकिंग। ठीक है, जब कॉमन मैन को दिया जाता है सर्विसेज उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिटेल बैंकिंग। डैश कीप्स एन आई ऑन द ओवरऑल पेमेंट सिस्टम, आरबीआई। डैश इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक्स को पैसा कौन देगा? आरबीआई। आंसर इन डिटेल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बैंक? ये हमको पता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बैंक क्या होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक्स इन द सोसाइटी? बैंक कैसा कैसा काम करता है? तो हम लोग लिख सकते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई? देखो हमने एकदम लाइन से पढ़ा हमने, ठीक है ना। आरबीआई का फंक्शंस क्या क्या होता है एकदम लाइन से पढ़ा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उसको इंप्लीमेंट करवाता है ताकि क्या कर सके? प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। अब इसके अंदर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, ये अलग से लिखने का जरूरत नहीं है अगर फंक्शंस आएगा तो। फंक्शंस में सिर्फ हम लोग ये छोटा सा बात लिख देंगे। फिर क्या है? सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, कि देश का जितना भी बैंक्स वगैरह है वो किसके हिसाब से चलता है? आरबीआई के हिसाब से चलता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, ताकि वो क्या करवा सके? एक्सटर्नल ट्रेड करवा सके। इसके अलावा देश में नोट भी कौन छापता है भाई? आरबीआई ही छापता है, और वो बहुत सारा ऐसा काम करता है जिससे देश का डेवलपमेंट हो सके। इनफैक्ट सरकार का बैंक भी कौन होता है? आरबीआई, और बैंक्स का बैंक भी कौन होता है? आरबीआई। नेक्स्ट, डिफाइन हु इज द बैंकर। तो देखो इसका डेफिनेशन बुक में नहीं है, सिंपल सिंपल सा लिख लेंगे। बैंकर के अंदर में बैंकिंग कंपनी, एक ऐसा कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस करता है उसको बोलते हैं बैंकिंग कंपनी और बैंकर। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ बैंकर। बैंकर का फंक्शन मतलब बैंक का फंक्शन, मतलब प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। इसके अलावा एजेंसी फंक्शंस और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स फाउंड इन इंडिया? इंडिया में कैसे कैसे बैंक पाए जाते हैं? तो आराम से बना सकते हैं हम लोग कि कैसे कैसे बैंक पाए जाते हैं इंडिया में। देखो इंडिया में पाए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के अंदर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसके अंदर में जितना भी लिख पाएंगे उतना लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल अवेलेबल विथ आरबीआई। आरबीआई के पास मॉनेटरी कंट्रोल का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है ये हमने पढ़ा अभी, सीआरआर, एसएलआर और एलएएफ। ठीक है, एलएएफ के अंदर में दो रेट के बारे में लिखा हुआ था, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो सीआरआर क्या हुआ सर? वो पैसा जो कि बैंक्स आरबीआई के पास रखेगा। एसएलआर क्या हुआ? वो पैसा जो बैंक्स किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा। रेपो रेट क्या हुआ? रेपो रेट मतलब वो रेट जिसके ऊपर में बैंक आपको लोन देगा। रिवर्स रेपो रेट मतलब वो रेट जिसपे कि आप बैंक के पास अपना पैसा जमा रख सकते हैं। रेपो रेट इज दैट रेट एट विच आरबीआई विल गिव यू मनी एंड reverse repo rate is that rate at which RBI will accept money from the banks. Discuss with the students the need of a bank. बैंक का जरूरत क्यों पड़ता है? तो देखो आराम से कर सकते हैं बैंक का जरूरत क्यों पड़ता है।
प्रिपेयर अ चार्ट ऑन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो जितना भी आरबीआई का फंक्शंस हमने देखा है तो उसका एक चार्ट आपको बनाना है फंक्शंस ऑफ आरबीआई बोल करके, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग का ओवर हो चुका।